देश की सियासी हलचल के बीच एक तस्वीर ऐसी भी है जो आपको सुकून देगी। सियासी शोर और हंगामे के बीच ये तस्वीर आपको गर्व से भर देगी। आपके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि ये तस्वीर सेना के शौर्य, साहस और उसके सुपर कमांडो की है, जिसे चीन की सीमा पर तैनात कर दिया गया है। एलएसी पर इस इन्फेंट्री इनकॉम्बैट व्हीकल के होने का क्या मायने है, देश में बनी ये गाड़ी कैसे चीन की सेना के लिए काल बनेगी, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक दूसरी तस्वीर जिसे देखना और समझना जरूरी है, वो असम की है, जहां हालात ऐसे हैं कि परिवहन मंत्री भी खुद नाव खेते हुए आपको नजर आएंगे और लोगों को बचाते हुए। परिमल शुक्ल वैद्य बाढ़ के बीच नाव चलाते हुए एक मरीज को अस्पताल ले गए, इसलिए यह तस्वीर एक मिसाल है। असम के कछार इलाके को बाढ़ ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। प्रशासन का पूरा फोकस इसी जिले पर है। इस बीच खुद परिवहन मंत्री को अपने बीच में पाकर लोगों के मन में एक आस जगी। लेकिन सिर्फ परिवहन मंत्री ही मोर्चे पर नहीं है, बल्कि जल प्रलय से लोगों को बचाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने अभी तक 14,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। घर डूब गए, सड़कें बह गई, फसलें बर्बाद हो गई। असम अभी भी हर तरफ पानी से घिरा है। जिंदगी राहत शिविर की मोहताज होकर रह गई। रही बात बारिश की, तो कुछ इलाकों में बरसात की रफ्तार कम हुई है, तो कुछ जगहों पर बादल के कहर अब भी बरप रही है। ये तस्वीर नागांव की है, जहां रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। नागांव असम का दूसरा सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिला है। यहां से 5 लाख से ज्यादा लोगों को जान बचाने के लिए निकाला गया है। असम के बारपेटा जिले को बाढ़ ने तोड़कर रख दिया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इस जिले से 10 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविर भेजा गया, ताकि बाढ़ के खतरे के बीच जिंदगी को सहेज कर रखा जा सके। वो तो भला हो जलदूतों का, जो इस जल प्रलय में लोगों की जान बचाने के लिए जुटे हुए हैं। ये सिलचर की तस्वीर है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं और सड़कों पर मोटर बोटों का कब्जा है। एनडीआरएफ की टीम को एक घर में कुछ लोगों के फंसने की खबर मिली। घर के सामने सीने तक पानी लगा था। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविर में भेजा गया। गुवाहाटी के कामरूप में एनडीआरएफ के जवान एक शख्स के लिए देवदूत साबित हुए। बोट पर सवार टीम गश्त पर थी, तभी दूर नदी में डूबता हुआ एक शख्स दिखाई दिया। जवानों ने बोट उसी तरफ मोड़ दी और उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। जान बचने पर सभी ने राहत की सांस ली। असम में एनडीआरएफ की 14 टीमों को राहत काम में लगाया गया है, जिनमें 400 जवान 70 बोट पर सवार होकर बचाव काम को अंजाम दे रहे हैं। एनडीआरएफ से मिली जानकारी के मुताबिक जवानों ने 14,200 लोगों की जान बचाई है। कछार और सिलचर में सेना के 120 जवान राहत के काम में लगे हुए हैं। कछार में सीआरपीएफ और राज्य सुरक्षा बल के लोग भी राहत के काम में जुट गए हैं। बारिश कम होने से थोड़ी राहत है, लेकिन भूस्खलन से परेशानी बढ़ गई है। सड़कें टूटी हुई हैं। बारिश का असर राहत काम पर भी पड़ता है। जेसीबी मशीनों तक धार में बही जा रही है। यहाँ तकरीबन 80 से 100 मीटर चौड़ा जो है और 100 मीटर लंबा लैंडस्लाइड आया है। कंपनी वालों से बात करने के बाद पता चला कि कम से कम इसको आज और कल का दिन अगर बारिश नहीं हुई तो 2 दिन लगेंगे इसको क्लियर करने में। जहां पर वर्दी पहने जलदूत नहीं है, वहां आम आदमी ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मोरी गांव में 2 बच्चे सड़क पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बह गए। तभी वहां मौजूद 2 शख्स देवदूत बनकर सामने आए और दोनों मासूमों को मौत के जबड़े से बाहर खींच लिया। तमाम मुसीबतों के बीच एक अच्छी खबर है। बारिश कम होने से असम के हालात सुधर रहे हैं। पानी की धाराएं थोड़ी शांत हो रही हैं और जीवन के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे। 22 जून को असम के 32 जिले बाढ़ग्रस्त थे। 24 जून तक बाढ़ का असर
2 जिलों में कम हो गया, यानी अब 30 जिले ही बाढ़ग्रस्त हैं। 22 जून तक असम के 55 लाख लोग बाढ़ प्रभावित थे। अब ये संख्या कम होकर 46 लाख रह गई है। 22 जून तक 4,941 गांव पानी में डूबे हुए थे। अब 4,536 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। बाकी गांव में पानी कम हो गया है। अभी भी 2,84,000 लोग 759 राहत शिविरों में हैं, जो अपने इलाके में पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो 2 नंग बांसबारी का सारा फैमिली इधर आ चुका है। लगभग 108 फैमिली इधर है। 300 से ज़्यादा आदमी, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सारे इधर है। वहाँ की हालत बहुत ही खराब है। जो यहाँ का जो मेन रास्ता था, रोड था, अभी शायद चला गया नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। यहाँ के आदमी यहाँ से निकलने के लिए अगर हॉस्पिटल भी पहुँचना है, तो गंभीर रूप से अगर घायल हो या बीमार हो, जाने का कोई रास्ता नहीं है। असम में हालात सामान्य होने के संकेत मिलने लगे हैं, लेकिन जिंदगी को पटरी पर लौटने में अभी वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री लगातार हवाई सर्वेक्षण का जायजा लेने में जुट गए। एनडीआरएफ के जवान जिंदगी बचाने में जुटे हैं। इससे लोगों को भी परेशानियों का डटकर मुकाबला करने के लिए हिम्मत मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस असम की फिजाओं में चाय बागानों की खुशबू तैरती है, वो असम बाढ़ से जूझ रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा है और ये तस्वीर कोई 1 साल की नहीं, बल्कि 2021 में भी यही हालत है। 2020 में भी कहा जाए 1953 से लगातार असम के लोग बाढ़ की समस्या से लड़ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? क्यों हर साल लोगों को घर जमीन से बेदखल होना पड़ता है? इस मामले की तह में जाने पर सबसे पहले जो वजह सामने आती है वो है असम की भौगोलिक स्थिति। असम का उत्तरी हिस्सा भूटान, आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, जो कि पहाड़ी इलाके हैं। पूर्वी हिस्सा नागालैंड, पश्चिमी हिस्सा बंगाल और बांग्लादेश से लगा हुआ है। दक्षिणी हिस्से में त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम लगते हैं और ऐसे में असम का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक बड़ा हिस्सा बराक नदी घाटी से घिरा हुआ है। इस तरह से देखें तो असम पूरी तरह से नदी घाटी पर बसा हुआ है। प्रदूषण और तापमान बढ़ने से तिब्बत के पठार पर जमी बर्फ और हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरी नदियों पर बने बांधों का जलस्तर बढ़ जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी असम की खुशहाली की सबसे बड़ी वजह है, यही नदी बाढ़ के शोक का कारण भी बन जाती है। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है। तो इससे नदी के फैलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं, तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदान में आ जाती हैं। नदियों का बहाव तेज होने की वजह से ज्यादा तबाही होती है। हर साल चीन, भूटान, नेपाल और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी के कारण असम में नदियों पर बने तटबंध टूट जाते हैं। 1994 से बाढ़ की वजह से 4,27,000 हेक्टेयर भूमि खेती के काबिल नहीं रही, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% है। हर साल 8,000 हेक्टेयर जमीन कटाव की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में समाती जा रही है। अगर चीन और नेपाल पानी छोड़ने से पहले वक्त पर बता दें, असम के किनारों पर मजबूत तटबंध बना दिए जाएं, तो बाढ़ से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा मुद्दा है जिसका आज तक रास्ता नहीं निकल पाया। क्यों इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। नदी में बाढ़ आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जियो हाइड्रोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी। ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान से देखें तो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में पूर्वांचल पर्वत और पूर्व में अराकन योमा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण 3 तरफ से फनल से वैली के रूप में घाटी निर्मित है।
और इस क्षेत्र में जब मानसूनी पवनें पहुंचती हैं तो घूम घूम करके धेमाजी से लेकर के गंगटोक के बीच में भारी वर्षा करती है और वो सारा वर्षा का जल अंत में नदी में, घाटी में, निचले भाग में ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के प्रवाहित होता है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ा ही एफ्लुएंट प्लेन है जहां पर वेरी हाई ड्रेनेज डेंसिटी है, जिसके कारण जरा सा भी पानी बरसता है तो पानी पेदीम ऊपर दूर तक फैल जाता है, जिसके कारण बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में हजारों सहायक नदियां हैं और इसका इनलेट एरिया बहुत बड़ा है और आउटलेट एरिया बहुत छोटा है, बॉटल नेक की तरह है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ की दशा उत्पन्न हो जाती है। चीन की सरहद से लेकर समुद्र की सीमा तक भारत की सेना ने सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य कवच बना लिया है जिसे भेदना दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। पहला कवच है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसे पूरी तरह से देश में तैयार किया गया है। लेह में आज उसका टेस्ट किया गया। यह सैनिकों को फायरिंग कवरिंग देने के साथ वॉर जोन में ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं समुद्र में रखवाली के साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक खास तरह के मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो रडार से बचने वाले मिसाइलों को भी निशाना बना लेगा। साथ ही इस मिसाइल की चाल को कोई पकड़ नहीं पाएगा। एक तरफ जमीनी सरहद पर दुश्मन को चौंकाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ समुद्री सीमा पर शत्रु को घेरने के लिए घातक मिसाइल का चक्रव्यूह। चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे लेह में मेड इन इंडिया इन्फेंट्री का लड़ाकू वाहन। नौसेना के एक युद्धपोत पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। ये हथियार नहीं, भारत का सुरक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जिसे दुश्मन भेद नहीं पाएगा, कितना भी बड़ा रडार पता नहीं लगा पाएगा, और जब ये वार करेगा तो दुश्मन बच भी नहीं पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेड इन इंडिया इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन की, जिसका लेह में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जायजा लिया। इसे एक गाड़ी मत समझिए, ये जवानों का अभेद्य सुरक्षा कवच है, जो इन्हें सुरक्षित बेहतर सुरक्षा कवरिंग फायरिंग देते हुए वॉर जोन तक ले जाता है। इसे पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है। ड्राइविंग सीट से 1800 मीटर दूर तक साफ देखा जा सकता है। इसे कई आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। हथियारों को गाड़ी के अंदर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। चीन से तनातनी और सीमा विवाद को देखते हुए सेना के पुराने कॉम्बैक्ट व्हीकल को बदलने का फैसला किया गया था। साथ ही ये भी तय किया गया था कि सेना की जरूरतों को देखते हुए इसे मेड इन इंडिया के तहत देश में ही बनाया जाएगा। एक साल बाद सोच साकार होती नजर आई और लेह पर चीन की सीमा पर इन अत्याधुनिक लड़ाकू वाहनों की तैनाती कर दी गई। भारत ने खुद जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अभी डीआरडीओ ने बनाया है, एक बहुत ही अच्छी व्हीकल है। इसके अंदर प्रोटेक्शन है और ये लड़ाई के दौरान जिस प्रकार से टैंक्स हैं, इसी प्रकार से ये इन्फेंट्री के एक सेक्शन से ज्यादा स्ट्रेंथ को कैरी कर सकती है एक जगह से दूसरा। ये वो सुरक्षा कवच है जो देश की समुद्री सीमा की निगरानी को घातक हमले के जवाब में तब्दील करेगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत से एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो आसमान से आते खतरे को पल में तबाह कर सकती है। ओडिशा के चांदीपुर तट पर भारतीय नौसेना के एक जहाज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
यानी VLSR-SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पहले ये जान लेते हैं कि VLSR-SAM क्या होता है। ये मिसाइल सी स्किमिंग तकनीक से लैस टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। सी स्किमिंग तकनीक एंटी शिप मिसाइलों, लड़ाकू विमानों में होता है। इसकी मदद से ये मिसाइल रडार और इंफ्रारेड की पकड़ से बच जाते हैं। समुद्र की सतह के करीब से उड़ने की वजह से इन्हें खोजकर खत्म करना मुश्किल होता है। ये जो वर्टिकल टेक ऑफ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत ने बनाई है, ये एक बहुत आधुनिक है और ये आधुनिक जो रूपरेखा से बनी हुई है। इसका जो लेजर गाइडेड सिस्टम है, बाकी ये एक बहुत मॉडर्न है और ये भारत के अंदर खुद बनी हुई है और ये एक प्रकार से शॉर्ट टारगेट को हिट करती है। ये हथियार नहीं, DRDO के 2 अनमोल रत्न हैं, जिसे बहुत ही मेहनत से देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। ये ऐसे रत्न हैं जो समय पर दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारतीय नौसेना का एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने की ताकत रखता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मेड इन इंडिया है। जी हां, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये मिसाइल एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय नौसेना और इंडस्ट्री के लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से नेवी की रक्षा क्षमता बढ़ेगी। ये क्यों अहम है, इसे समझते हैं। VLSR-SAM दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकती है। इसकी गति, सटीकता और मारक क्षमता इतनी घातक है कि ये रडार के भी पकड़ में नहीं आता। इस मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और ये मैक 4.5 यानी कि 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। मिसाइल अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या फिर मिसाइल को मार गिरा सकती है। रडार को चकमा देकर आ रहा विमान, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर, यानी भारत को अब दुश्मन इस तरीके से भी चकमा नहीं दे सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है और खासियत यह है कि यह 360 डिग्री में कहीं घूमकर अपने दुश्मन को खत्म कर सकती है। यह मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी है, यानी कि अपने आकार की वजह से भी दुश्मन को चकमा देने और हमला करने में इसका जोड़ नहीं है। जब इस मिसाइल का टेस्ट हुआ तो उसने कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को मार गिरा दिया था। इस मिसाइल की टेस्टिंग इसलिए की जा रही है ताकि भारतीय युद्धपोतों से बराक 1 मिसाइल को हटाया जा सके और इसकी जगह स्वदेशी हथियार लगाया जा सके। भारतीय नौसेना ने फिलहाल VLSR-SAM मिसाइल को कोई नाम नहीं दिया है। देखो, इसमें सच्चाई यह है कि ये एक आधुनिक मिसाइल है और इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बहुत ही मॉडर्न है और ये शॉर्ट टारगेट को हिट करता है। इसकी स्पीड भी काफी है और दूसरा ये बहुत जल्दी लॉन्च की जा सकती है। वर्टिकल टेक ऑफ है, ये शॉर्ट रेंज है सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसकी 3-4 खसूसियत हैं। एक तो ये भारत पर बना हुआ है, दूसरी बात ये एक शॉर्ट रेंज वर्टिकल टेक ऑफ है और तीसरा इसकी स्पीड बहुत है, चौथा इसकी एक्यूरेसी बहुत है और पांचवा अगर टारगेट पैसिव भी है तो तब भी ये उसको हिट करता है। और अगला जो इशू है कि इससे भारत की जो शिप्स हैं उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी की क्षमता बहुत बढ़ेगी और असली में ये एक फोर्स मल्टीप्लायर और गेम चेंजर का काम देगा कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत की शिप्स हैं जो कि डिप्लॉयड हैं उनकी जो क्षमता है बहुत अच्छी रहेगी और जो भी एरियल टारगेट दुश्मन का या आता है उसको ये बर्बाद कर पाए। और चलिए अब रुक करते हैं अगली अच्छी खबर का। सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के विरोध और उस पर बवाल के बीच भारतीय वायुसेना में आज से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। वायुसेना में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज शुरू हुई तो नौजवानों में इसके लिए जोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अग्निपथ स्कीम के तहत वायुवीर बनने के लिए युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। देखिए हमारी संवाददाता शिल्पी सेन की ये रिपोर्ट।
सपनों को एक ऊंची उड़ान मिलने वाली है उन युवाओं के जो अग्निवीर बनना चाहते हैं। अग्निवीर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और बहुत सबसे पहले जो लोग खुद को रजिस्टर कर रहे हैं उसमें हमारे साथ आयुष पालीवाल हैं। हम लखनऊ के जनरल सैल्यूट डिफेंस एकेडमी में हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सबसे पहला मौका आयुष पालीवाल को मिला है। तो हम देख रहे हैं आयुष ने ये खोला है और जो पेज है इसमें हम देख रहे हैं कि नाम, नेशनैलिटी जैसी चीजें भरनी है और अग्निवीर वायु यानी जैसा कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये एयरफोर्स के लिए है। आज से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और 5 जुलाई तक ये चलेगा। तो सबसे पहले आयुष, बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि बहुत खास मौका है। लग रहा है आपको बहुत खास मौका है। मैम, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है ये अग्निवीर लाकर। इसमें आने के बाद हमारे पास काफ़ी और अफसर आ जाते हैं अगर हम करके जाते हैं। इसमें 4 साल और फिर उसका सर्टिफिकेट मिलता है और आने वाले टाइम में हमको मतलब मैनी टाइप्स ऑफ जॉब्स इसमें मिल सकती हैं बाद में, और एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता है जो हम 4 साल जब करके आते हैं। तो काफी अच्छा गवर्नमेंट ने कर रखा है। ये जो आपने खोला है इसका अग्निवीर वायु यानी एयरफोर्स के लिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं एक तो हमें बताइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चीज जरूरी? कैंडिडेट नेम है, पेरेंट्स नेम है, ईमेल आईडी डालना है अपना, नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर और ये मैम कैप्चा है। हाँ, ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट होगा, उसके बाद हम इसको डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। यानी एक लॉगिन बनाने के लिए ये जो ओटीपी है वो जनरेट होगा, यानी जो कैंडिडेट है वो रजिस्टर इसमें हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स की भी जरूरत नहीं है। नाम की जरूरत है, नेशनैलिटी की जरूरत है, पेरेंट्स के नाम की जरूरत है और मोबाइल नंबर, और उसके अलावा एक ओटीपी जनरेट होगा। तो ये सारी डिटेल्स की जरूरत है। ये यहाँ पर एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। आज से ये शुरू हुई है और आयुष जैसे स्टूडेंट हैं, युवा हैं जो लकी हैं, जो देश सेवा करना चाहते हैं और अग्निवीर बन करके आगे ये देश सेवा करेंगे, इसके लिए ये इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है। और बस अब हम देख रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन पूरा होने वाला है और वो मौका जिसको युवा चाहते थे उसके लिए फिलहाल आयुष ने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन। और बहुत पहले, क्योंकि आज ही से अभी से इसकी शुरुआत हुई है और इसी में इन्होंने अपना फिल किया है, तो इनको ये मौका मिल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे आ रहे हैं और रजिस्टर कर रहे हैं और इसके बाद ये एलिजिबल होंगे इस प्रोसेस में शामिल होने के लिए। इनके मोबाइल पर ओटीपी आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का वो जरूरी जो अंग है, जो हिस्सा है, वो पूरा हो गया है। बस इनके मोबाइल पर ओटीपी आ गया है। ये जैसे ही ये ओटीपी डालेंगे तो ये इसके लिए रजिस्टर हो जाएंगे। बहुत ही आसान है ये और अब युवा इसके लिए आगे आ रहे हैं और आयुष ने फिलहाल अपना फिल कर दिया है और जरूरी जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली है रजिस्ट्रेशन की। हजारों नौजवानों के लिए भारतीय सेना में नौकरी का सपना साकार होने वाला है। अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं में जोश और जुनून नजर आया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक युवा बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। नोएडा में अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा रहे युवाओं का हौसला आसमान छू रहा है। अग्निवीर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं और हमारे साथ तमाम वो छात्र हैं जो लंबे वक्त से इस समय का इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष, कब से तैयारी कर रहे थे? रजिस्ट्रेशन कर लिया है? प्रोसेस कैसा था? सब कुछ आराम से हो गया? सर मैं मतलब तैयारी तो दो साल से कर रहा था और उसके बाद प्रोसेसिंग अभी हमारी शुरू हुई है। फिर अभी जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक स्कीम निकाली है अग्निपथ योजना, तो इसके अंदर हमें मतलब प्रॉफिट भी है, लॉस भी है और इसके बारे में जैसे जैसे बातें पता चल रही हैं, हम मतलब जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हो। हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जयंती, कब से आप तैयारी कर रही थी? 6 मंथ तैयारी कर रही थी और लड़की हैं आप, घर वाले राजी हो गए इस बात के लिए? किसका ड्रीम है ये कि आप फौज में जाओ? खुद आपका है या घर वालों का है या मम्मी का है? किसका ड्रीम है ये? मेरा खुद का ड्रीम है बचपन से। खुद का ड्रीम है। घर वालों को कैसे मनाया?
घर वाले पहले तो मना कर रहे थे जो आर्मी में मत जा, इधर कोई दूसरा जॉब कर ढूंढ ले, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, इतने लोग हैं, कोई ना कोई फैमिली से तो आर्मी में जाना चाहिए, देश को तो सर्व करना चाहिए हमें। हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, उनकी मैम हमारे साथ में है। मैम, कितने बच्चे आज कितने बच्चों ने यहाँ पे आज रजिस्टर किया है और किस तरह का जज्बा है उनके अंदर? बहुत बच्चों ने रजिस्टर किया है। मेरे ख्याल से आज की डेट में 40 से 50 बच्चों ने रजिस्टर हमारे साथ किया है और काफ़ी उनका रुझान है इस तरफ की, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगता है एक तो उनको देश को सर्व करने का मौका मिल रहा है, साथ में उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। और जैसा कि बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग 25% को वेटेज दिया जा रहा है, तो उसमें आपका कैसा आपका ओपिनियन है? तो बच्चों को यही कहना है कि मैम एक बार तो सर्व भी कर लेंगे, पैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी और जो नौकरियों में प्रेफरेंसेस मिलेगी, तो आज हम अग्निपथ और अग्निवीर बन रहे हैं तो कल वहाँ पे भी कुछ कमाल करके ही दिखाएंगे। तो सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, हर ही जगह उनको प्रेफरेंस मिल रही है। आस पास अगर आपके ठीक लोग हैं, आपको ठीक बात बताने वाले हैं, जैसा कि इस कोचिंग के लोगों ने बच्चों को ये ब्रीफ किया कि क्या क्या कंफ्यूजन आपको है, उन कंफ्यूजन को दूर किया और यही वजह है कि आज तमाम बच्चे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से बैठे हैं। जज्बा इनके अंदर वैसा ही बना हुआ है कि फौज में जाना है और देश के लिए कुछ करना है और अपना भी नाम कमाना है। कैमरामैन जिया के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। अग्निपथ को लेकर जोश सिर्फ लड़कों में ही नहीं बल्कि बेटियों में भी खूब देखने को मिल रहा है। खुद को सेना के लिए बेटियां तैयार कर रही हैं। ये बेटियां एनसीसी कैडेट्स हैं। देशभक्ति इनकी रगों में खून बनकर दौड़ती है और इनका इरादा देश के लिए कुछ कर गुजरने का है। मिलिए लखनऊ की इन बेटियों से और इनके हौसलों की दाद भी दीजिए। मैम, ऑफ कोर्स मैं बनना चाहती हूँ कि मैम हमें डिसिप्लिन मिलेगा और यूनिटी होगी, तो हम कोई भी वर्क करेंगे तो उसमें हमारी हेल्पफुल होगा। ये सबको तैयार होना चाहिए, हर घर में एक सिपाही होना चाहिए। जोश, जज्बा और जुनून से लबरेज ये वीरांगनाएं देश सेवा और समर्पण के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। इनमें हौसला भी है, हिम्मत भी है और जिस्म पर सेना की वर्दी पहनना इनका मकसद भी। अग्निपथ को लेकर के जहां देश भर में विरोध हुआ, वहां लखनऊ में गर्ल्स ट्रेनिंग भी कर रही हैं। एनसीसी की 19 गर्ल्स बटालियन है जिनको इस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण में वो सब कुछ सीख रही है। कैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, कैसे उनको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, कैसे वो आपात परिस्थितियों से निपटेंगी, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जा रहा है। दिल में देश सेवा की भावना के लिए इन कैडेट्स का जोश हाई है। तस्वीरें लखनऊ के एएमसी सेंटर की हैं, जहां 10 दिन के एनसीसी ट्रेनिंग कैंप में ये कैडेट्स मानसिक और शारीरिक तौर पर खुद को न सिर्फ मजबूत बना रही हैं, बल्कि अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटी हैं। ट्रेनिंग दी जा रही हैं, जैसे वेपन ट्रेनिंग और ऑप्टिकल ट्रेनिंग। मैम, ये सब काम मेरे अग्निवीर में अगर मैं जाऊंगी तो वहाँ पे बहुत ही मेरे लिए मतलब मुझे इजी हो जाएगा इसको अडॉप्ट करने में। डिफेंस हमको ना सिर्फ एटिकेट्स में रहना सिखाता है, बट हमको बहुत कुछ और प्रोवाइड करता है। लाइक हमको द ईटिंग स्टाइल, द लिविंग स्टाइल, द वॉक, द टॉक, एवरीथिंग। सो दैट पर्सनैलिटी एंड वी लर्न टू फाइट। फाइटिंग वी डोंट नो कब किस देश में फाइटिंग के सिनेरियो बन जाएं। तो आई थिंक जो 4 इयर्स में हम बहुत से वॉरियर्स क्रिएट करेंगे। मुश्किल ट्रेनिंग, बेमिसाल हौसला और मजबूत मानसिक स्थिति, इस 10 दिन के कैंप का मकसद इन कैडेट्स को तैयार करना है। सेना की वर्दी और देश की सेवा इनका मकसद है। ये यूथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिकॉज जो परिस्थितियां इस समय पूरे विश्व में चल रही हैं, जैसे कि लड़ाइयां हो रही हैं, मेरा मानना है कि अगर हमारा यूथ तैयार रहेगा कल की लड़ाइयों के लिए, तो वो आगे हमारा ही फ्यूचर सिक्योर करेगा। अगर आज हमें ये ट्रेनिंग दी जाएगी, कल को अगर हम आर्मी में जाते हैं, नहीं जाते हैं, दैट इज आवर कॉल। हम इसके बाद जो ज्वाइन करना चाहें हम कर सकते हैं। वी हैव अ सिक्योर फ्यूचर। इनफैक्ट इसका सर्टिफिकेट लेके अगर हमने कहीं दिखाया, सो वी विल बी हाईलाइटेड देयर। बट आई बिलीव कि सबको तैयार होना चाहिए, हर घर में एक सिपाही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वही 4 इयर्स हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वो डिसिप्लिन दिया जाएगा, मैम एक आउटलुक दिया जाएगा प्रॉपर कि मिलिट्री में क्या चीज़ें कैसे होती हैं। मैम अभी यूथ जो है उसको नहीं पता इतना कि मिलिट्री में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है सबके लिए। सो मैम आई थिंक कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए जाना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए मैम इस अग्निपथ स्कीम को।
कैंप में इन लड़कियों को न सिर्फ शूटिंग, फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी करवाई जा रही है, बल्कि आपात स्थिति में किसी चुनौती से निपटने और लोगों से संवाद करने और राष्ट्रीय मुद्दों की समझ विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर आप देखिए ना तो यूथ जितना है वो एनसीसी लेता ही इस पर्पस से कि कहीं ना कहीं उनको इस वर्दी का शौक है। ट्रेंड फोर्स निकलेगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा और ट्रेंड फोर्स होगा, जो हमारे नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही मुझे लगता है लाभदायक होगा। जोश, जज्बा, जुनून, हौसला और देश सेवा, इन कैडेट्स के लिए ये महज शब्द नहीं बल्कि वो मंत्र है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। शायद ये ही वो मंत्र है जो इन लड़कियों को अग्निवीर के अग्निपथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर में कुछ युवा विरोध कर रहे हैं, तो वहीं लखनऊ में ये युवा लड़कियां अपना भविष्य संवारने में जुटी हैं। एनसीसी के कैंप में जहां एक ओर ये मिलिट्री ट्रेनिंग कर रही हैं, तो दूसरी ओर मानसिक रूप से अग्निपथ योजना के लिए तैयार भी हो रही हैं। यानी मकसद सिर्फ एक है, एक मौका मिले और ये देश सेवा के लिए आगे आए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी से। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर जो भ्रम था, उसकी वजह से इस योजना का विरोध किया गया। लेकिन सरकार और सेना ने स्कीम के फायदे समझाए हैं और ये योजना लोगों की समझ में आ रही है। इसलिए अग्निवीर बनने के लिए नौजवानों में जोश है। लेकिन जिन लोगों के मन में अभी भी सवाल है, उनको मुजफ्फरपुर के सौरभ की कहानी जरूर देखनी और समझनी चाहिए। सौरभ सेना में भर्ती के लिए 8 जगहों से शारीरिक परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन इनकी भर्ती नहीं हो पाई। फिर भी इस नौजवान ने हार नहीं मानी और अब जबकि अग्निपथ योजना आई है, सौरभ एक बार फिर पूरे जोश से सेना में भर्ती होने की तैयारी में जुट गए हैं। अग्निपथ योजना सौरभ जैसे हजारों नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण की तरह है। अग्निवीर योजना को लेकर आज भले ही सवाल हो, लेकिन सौरभ के मन में दूर दूर तक कोई दुविधा नहीं है। उनका कहना है कि सेना में उन्हें चाहे एक दिन सेवा का मौका मिले या 4 साल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने अग्निवीर बनने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। मैंने 8 जगह की दौड़ निकाली हुई है, जैसे कि हैदराबाद में भी निकाला आर्टिलरी का, सिकंदराबाद में निकाला ईएमई सेंटर का, गोवा में निकाला हूँ सिग्नल सेंटर का, लखनऊ में एएमसी सेंटर का निकाला हूँ और अपना रुड़की में बीआरसी सेंटर का निकाला हूँ। ऐसे में 8 जगह पर बिहार रेजिमेंट का, मेन दानापुर में भी निकाला हुआ बिहार रेजिमेंट का। केवल रिटर्न बचा हुआ है। आप तो अग्निपथ के स्कीम से जाने की तैयारी? वो अग्निपथ से जाने की तैयारी, हम लोग का कोई ऐसा लेना देना नहीं, अग्निपथ से जाए किससे भी जाए, हम लोग बस फौज में जाना है। वो 1 दिन के लिए ले हम लोग को या 4 साल के लिए ले, बस हम लोग फौज में जाना चाहते हैं। SC/ST एक्ट पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इस फैसले को जानना समझना आपके लिए जरूरी है। कोर्ट ने माना है कि इस एक्ट के तहत अपराध तभी माना जाएगा अगर जाति के आधार पर शोषण या अपमान सार्वजनिक तौर पर किया गया हो। यानी कि अगर आपस में 2 लोगों ने एक दूसरे का अपमान किया है तो इस कानून के तहत सजा नहीं होगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST एक्ट पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस फैसले के मुताबिक अगर पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक जगह पर दुर्व्यवहार नहीं हुआ तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट के सामने जो याचिका थी, उसमें एक शख्स पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे बेसमेंट में जाति सूचक शब्द कहे गए। हालांकि उस दौरान वहां उसके दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन कोर्ट ने बेसमेंट को पब्लिक प्लेस मानने से इनकार कर दिया। असल में इस मामले में दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में रखा। जब केस दर्ज किया गया था तो शिकायतकर्ता ने मारपीट का भी आरोप लगाया था। उसने मारपीट के सबूत के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल की थी, जिसमें हाथ और छाती पर साधारण खरोंच के निशान बने होने की बात थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि साधारण खरोंच के लिए धारा 323 नहीं लगाई जा सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पेश किए गए सबूतों में अपराध के मूल तत्व नहीं हैं।
और ऐसे मामले को आगे बढ़ाने से कोर्ट का समय बर्बाद होगा, साथ ही SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। SC/ST एक्ट अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए 1989 में बनाया गया था। इसका मकसद है SC/ST वर्ग के लोगों के साथ साथ अन्य वर्गों द्वारा किया जाने वाला भेदभाव और अत्याचार को रोकना। इसके अलावा इस कानून में SC व ST वर्ग के लोगों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाने के प्रावधान बनाए गए। इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था है। SC/ST वर्गों के साथ भेदभाव या अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। इस कानून को लाने की बड़ी वजह देश में SC व ST वर्ग के लोगों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार है। हालांकि कानून होने के बावजूद अनुसूचित जाति के खिलाफ देश में हर साल मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध का आंकड़ा देखें अगर तो आपको बता दें, साल 2016 में 43,338 अपराध के मामले दर्ज किए गए। साल 2017 में 50,094 अपराध के मामले दर्ज किए गए। हालांकि साल 2018 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध कुछ कम देखे गए, करीब 44,000 अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। तो वहीं साल 2019 में अनुसूचित जाति के खिलाफ ये मामले बढ़ गए। उस साल करीब 49,000 मामले दर्ज किए गए। वहीं साल 2020 में इन अपराधों में और बढ़ोतरी देखी गई। 53,886 अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले किए गए हैं दर्ज। वहीं इन आपराधिक मामलों में राज्यों का हाल देखिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज किए गए। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 12,714 मामले दर्ज हुए हैं। बिहार में यह आंकड़ा 7,368 के करीब है। यानी बिहार में भी अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। तीसरे नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान में करीब 7,017 मामले अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध से जुड़े मिले हैं। चौथे पायदान पर महाराष्ट्र का नाम है। महाराष्ट्र में साल 2020 में 2,569 मामले दर्ज किए गए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 69 मामले दर्ज हुए हैं। SC/ST एक्ट के बारे में लॉ टुडे के डिप्टी एडिटर संजय शर्मा से समझते हैं कि आखिर ये कानून क्या है, क्यों कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में ये साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रताड़ना से बचाने का एक्ट तभी लागू होगा जब प्रताड़ना की कार्रवाई या इस तरह का कोई अपराध या कृत्य या इसका आरोप सार्वजनिक जगह पर किया गया हो। किसी निजी जगह पर अगर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि हमारे साथ ऐसी बदसलूकी हुई है तो कानून उस समय उनका साथ नहीं देता। ऐसे ही बेसमेंट में कोई कार्य किया गया हो तो उस पर कोर्ट ने उसको सार्वजनिक जगह नहीं माना है। यानी इसके लिए जरूरी है कि किसी सार्वजनिक जगह पर ऐसी घटना हुई हो जिसके गवाह मौजूद हों। इसके बाद ही इस एक्ट से उस आदमी को फायदा मिलेगा जिसका यह दावा है कि उसे अनुसूचित जाति और जनजाति का होने की वजह से प्रताड़ित किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, इसके लिए सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना निरोधक अधिनियम कानून लागू किया है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े लोगों को किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। जो भी इसकी प्रताड़ना देगा या करेगा या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करे या उनके अधिकार से उनको वंचित किया जाए, इसमें उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान कानून ने किया है। चलिए और अब खबर दिल्ली एयरपोर्ट की कर लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनने के बाद अब दिल्ली का IGI एयरपोर्ट पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। जी हां, आपको बता दें ये देश का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चल रहा है। इस बात की जानकारी हवाई अड्डा संचालक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दी है, जिनके मुताबिक 1 जून से हवाई अड्डे की बिजली की जरूरत का लगभग 6% ऑन साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरा किया जा रहा है, जबकि बाकी 94% ऊर्जा हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि DIAL ने 2036 तक
हवाई अड्डे को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी के साथ बिजली खरीद का समझौता किया है। हवाई अड्डे के पास 7.84 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट है, जबकि इसने हाल ही में एक स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में कार्गो टर्मिनल में 5.3 मेगावाट का एक और रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र जोड़ा है, जिससे बिजली की सप्लाई की जा रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीर बदल जाएगी और इस लिहाज से आईजीआई एक मिसाल बन सकता है। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी डायल के सीईओ से बात की। देखिए रिपोर्ट। पर्यावरण को देखते हुए लगातार लोगों की सोच ये है कि किस तरीके से भविष्य में हम ग्रीन एनर्जी को अपनाएं, और डायल ने एक आयाम स्थापित किया है। आयाम ये स्थापित किया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पर निर्भर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पर्यावरण को बचाना है, उसकी एक मुहिम में डायल एक कदम आगे है। विजय कुमार जयपरिया मेरे साथ हैं, इस समय सीईओ हैं डायल के। उनसे एक पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि हम लगातार ये सोचते हैं जब पॉल्यूशन की बात करते हैं कि कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों ने एक पहल करी है, एक एयरपोर्ट को पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे सोचते हैं सर? हम लोगों की ये सोच काफी पहले से चली है, जिसपे हम लोगों ने बहुत दिनों से काम किया है। उसका ही ये फल है कि आज के दिन हमारा 100% एनर्जी कंजम्पशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन है, क्योंकि इसके लिए शुरू में ही हमने सोलर पावर प्लांट लगाए, जिससे कि सर्टेन परसेंटेज एनर्जी हमको मिलती थी। फिर हमने कुछ साल पहले एक पीपीए साइन किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, जो कि अभी ऑपरेशनल हो गया है 1 जून से। तो बाकी का जितना भी हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हमारे पास आता है। इनफैक्ट इसके कारण ये हुआ है कि दिल्ली एयरपोर्ट अभी वर्ल्ड के लीडिंग एयरपोर्ट्स में है, जहां की हमारा हाईएस्ट रेटिंग है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड। इनफैक्ट पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक भी एयरपोर्ट नहीं है जो कि लेवल 4+ एक्रेडिशन जिसको मिला है। लेवल 4+ एक्रेडिशन ये चीज डिनोट करता है कि अलग अलग स्कोप का जो एमिशन होता है वो हर एक स्कोप पे हमने रिडक्शन किया है। इसके अलावा जब हमने टर्मिनल 3 का डिजाइन किया था, उस टाइम पे ही हमने ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट्स लगाए थे। तो अगर कोई भी एयरक्राफ्ट खड़ा होता है एयरपोर्ट पे, वहां उसको अपना ऑक्सिलियरी पावर चलाना पड़ता है एयर कंडीशनिंग चलाने के लिए, जिसके लिए हमने ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट लगाए, जिससे कि उनको अपनी ऑक्सिलियरी पावर यूज नहीं करनी पड़े, जिससे कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसका उससे कम से कम उत्सर्जन हो, जिससे काफी हद तक हम लोगों ने कार्बन उत्सर्जन कम किया है। फिर ACDM बोलते हैं, जो कि बेसिकली एयरपोर्ट कोलैबोरेशन डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जिसमें कि कोई भी एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जो साथ में मिलकर काम करती हैं। तो वो सारी एजेंसीज कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके, जिससे कि एयरक्राफ्ट का टर्न अराउंड कम हो सके, ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके, वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था एक लेवल पे शुरू में ही 2010 में ही। उसको हमने अभी और भी रिवैम्प करके नया वाला ACDM लॉन्च किया है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि नई सोच नई प्रगति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है, और उसी सोच के हिसाब से डायल ने अपने काम को आगे बढ़ाया है, जो अपने आप में मापदंड पेश करता है। तो इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।